एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस हम इन क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे और जो ये क्वेश्चन सीरीज़ थी आपकी पीजीटी लेवल और नेट लेवल और आरपीएससी लेवल यानी जितने भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना उन सभी के लिए बेनिफिट रहेगी और नेट वाले के लिए भी। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ में कर लिए थे। ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ थी जिसमें हमने 20 क्वेश्चन पूरे डिस्कस से मैंने आपको समझाए थे कि कैसे वही क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और फुल डिस्कशन किया था हमने हर एक क्वेश्चंस को। ठीक है, जितना डिटेल में पढ़ा था। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्न ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है। और मैंने आपको बोला था कि इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स पर आंसर दोगे, सबसे छोटा दिन किस पर होता है भाई उपयुक्त ग्रहों में से। तो यहाँ पर हम बात करें इन सभी प्लैनेट की, तो यहाँ पर देखो पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो सबसे छोटा दिन जो होता है वो हमारी पृथ्वी पर होता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जो हम जिस शेप को कहते हैं जियोड शेप, और इसी वजह से जो पृथ्वी की आकृति है ना वो ओप्लेट है। कौन सी आकृति है पृथ्वी की? ओब्लेट आकृति है। और इसी वजह से जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास की बात करें वो ज़्यादा है 12,757 किलोमीटर। और वहीं पोलर एरिया की बात करें तो ध्रुवीय व्यास की बात करें तो वो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही जो पृथ्वी के है उसी पर ही सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, हैली, गेल और विल्सन क्या है? ये आपको बताने हैं ये क्या है। ये उल्का है, धूमकेतु है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो बता दूं मैं आपको ये क्या है भाई, ये है आपके धूमकेतु। धूमकेतु के नाम है हैली धूमकेतु। देखो कितना फेमस था, 1976 में दिखा था। ठीक है, हैली धूमकेतु, गेल, विल्सन, इन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं। जो भी आपके धूमकेतु होते हैं ये जो आकाश में धूल होती है, बर्फ़ होती है, जो हिमानी गैस होते हैं उनके पिंड होते हैं और सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे एरिया में रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो धूमकेतु होते हैं वो सन से दूर रहते हैं और ठंडे और अंधेरे वाले एरिया में रहते हैं। आकाश में गैस के बने हुए, धूल के कणों और हिमानी गैसों के बने हुए ये पिंड होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस में 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? तो भाई 1543 में जो कंसेप्ट चल रहा था पृथ्वी केंद्रस्थ, जिसे जियोसेंट्रिक कंसेप्ट कहते हैं, इसके अनुसार पृथ्वी केंद्र है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बट इसके स्थान पर फिर आई हेलोसेंट्रिक कंसेप्ट, जो देने वाले कौन थे? एन कोपरनिक्स, यानी निकोलस कोपरनिक्स ने 1543 में सूर्य केंद्रस्थ जो ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, पोलैंड के रहने वाले थे ये निकोलस महोदय। इनके बारे में 2-4 बातें सुन लो। और ये एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे और इनकी थ्योरी दी, इस थ्योरी की वजह से, सूर्य केंद्रस्थ थ्योरी की वजह से इन्हें क्रांतिकारी सूत्र भी दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। और उसके बाद ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गए थे और ये पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी पृथ्वी को सेंटर पॉइंट से बाहर मानने वाले ये पहले थे, कोपरनिक्स। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल इनको लागू किया था इन्होंने, तो ये इनके मॉडल का नाम था। इंग्लिश में सूर्य केंद्रस्थ को हेलोसेंट्रिक कंसेप्ट या हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह बताना है। तो भाई सबको पता है आर्यभट्ट भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है, यानी आउटर प्लैनेट बताना है। शुक्र, मंगल, यूरेनस, पृथ्वी। देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों आपके इंटीरियर प्लैनेट है, यानी आंतरिक ग्रह है। और यूरेनस की बात करें जिसे हिंदी में बोलते हैं अरुण, जो यूरेनस है, जो अरुण है भाई, ये आपका कौन सा है? ये आपका बाह्य ग्रह है, यानी आउटर प्लैनेट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, एक नाविक के लिए निम्न में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? नाविक के लिए, यानी नाव, यानी जो यात्रा कर रहा है उसके लिए बताना है आपको। तो भाई मर्केटर प्रक्षेप, नोमोनिक प्रक्षेप, या वक्रीय या मोलविड। तो मैं आपको बता दूं जो मर्केटर प्रोजेक्शन है वो बेस्ट रहेगा एक नाविक के लिए, क्योंकि मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई जो रेखाएं होती है ना वो अक्षांश रेखाओं को एक निश्चित कोण पर काटती हैं। ठीक है, और इस प्रकार है ना क्या होता है, कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः एक ऐसी सीधी रेखा जो मर्केटर चार्ट पर 2 एरियाज को मिलाती है
है नो संचालन में इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो सीधी रेखाएं देखने को मिलती है मर्केटर प्रक्षेप में, जो मर्केटर चार्ट में दो स्थानों को मिलाती है। तो राइट आंसर रह जाएगा मर्केटर प्रक्षेप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 26। निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुतम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, पराबैंगनी रश्मियाँ, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रश्मियाँ या रेडियो तरंग। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुतम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई तक बताना है। तो यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर हम बात करें ना, तो सबसे पहले आपकी कौन सी आती है? सबसे पहले आती है अपनी पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी रश्मियाँ लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा दृश्य प्रकाश, यानी 0.4 से 0.7 वाला पार्ट, जिसके द्वारा देखने में चीज़ें संभव हो पाई है। फिर आती है हमारी इंफ्रारेड रेडियो तरंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सीक्वेंस पूछा गया है यहाँ पर, और कैसे पूछा गया? लघु से बड़े वाला। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की सही आकृति क्या? हद से ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार आता है एग्जाम में। जियोड है भाई, जियोड शेप है हमारी पृथ्वी की एक्चुअल शेप, ओप्लेट भी बोल देते हैं जिसको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के जो ग्रह है, सूर्य के बीच ग्रह आपको बताने हैं। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच, यानी क्षुद्र ग्रह देखो बृहस्पति और मंगल के बीच में आती है आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर बृहस्पति और यहाँ पर मंगल, यानी आपको बताना है क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच। मान लो यहाँ पर आपका सूर्य है, तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच आपके 4 प्लैनेट आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड है जो परिक्रमा करते हैं। जो पुच्छल तारे यानी धूमकेतु, ठीक है, वही पूछा गया है। तो ये आपके चमकते हुए आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? ये भी पुच्छल तारे आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है? तो सौर तरंगे, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर सौर तरंगों के बारे में पूछा गया। दूसरी बात, सुदूर संवेदन द्वारा वो प्रयुक्त की जाती है। तो हमारा आंसर रहेगा नंबर 1, तापीय अवरक्त जो तरंगे होती हैं। ठीक है, तापीय अवरक्त जो तरंगे होती हैं, ये एक ऐसी वायुमंडलीय खिड़की आप कह सकते हो, एक ऐसा वेडिकॉन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं जिसमें आपके पिक्चर्स और जिसके फिल्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, और पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो 0.3 UM से कम तरंग दैर्घ्य के विकिरण का पार्ट होती है। और गामा वाली तो भाई होती ही भयंकर हैं, गामा की बात करें तो हम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। सौर परिवार का विशालतम ग्रह बताना है आपको। तो हमारे सौर परिवार का अगर सबसे विशालतम ग्रह की बात करें, सबसे बड़े ग्रह की बात करें, तो वो है बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। दृष्टिगोचर तरंग दैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है? देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है 0.4 से। मैंने अभी आपको बताया 0.4 से 0.7 वाला जो पार्ट होता है वो दृश्य प्रकाश, ठीक है, देखने वाला पार्ट जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है, माइक्रोमीटर वाला। ठीक है, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0.4 से 0.7। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रमी बैंड का सही क्रम आरोही क्रम में है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा आपको बताना है, बिल्कुल सही क्रम में है। और ये क्वेश्चन भी भाई बार बार PGT और नेट लेवल में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पराबैंगनी, और पराबैंगनी के बाद कलर शुरू होते हैं। पहले तो ये बात ये ध्यान रखोगे, लास्ट में पराबैंगनी नहीं आता, पराबैंगनी आता है पहले। पराबैंगनी किरणें शुरू होती है, फिर उसके बाद आपके क्या कलर्स होने शुरू हो जाते हैं? नीला, हरा और लाल। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है? ये प्राथमिक रंग वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो प्राथमिक रंग बताना है आपको, किसे कहा जाता है? नीला, हरा, लाल। ठीक है, यही है हमारे प्राथमिक रंग, और इन्हीं तीनों रंगों से मिलकर बाकी सभी रंगों का निर्माण हुआ है, बाकी सभी रंग बने हैं। तो राइट आंसर रहेगा नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। आकाश का रंग जो नीला होता है क्यों होता है भाई? ये बात तो मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस की है भाई। आकाश में जो नीला रंग है वो क्यों होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो धूल कणों के द्वारा होता है। जो हमारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आकाश में क्या करते हैं, जो लाइट्स होते हैं उसको बिखरा देते हैं।
छितरा देते हैं। ठीक है, तो धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है और प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का बैंड होता है एक तरीके से। और प्रकाश किरणों जो प्रकाश की किरणें होती है, जो धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, उन्हें विभिन्न चीज़ों से गुजरना पड़ता है प्रकाश की किरणों को। और इस प्रक्रिया में आपका जो आंतरिक परावर्तन होता है, फलस्वरूप नीले रंग का भी प्रकीर्णन होता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 36। सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो सौर मंडल के किस पिंड से मिलती है पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी? तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रह, उपग्रह, उल्काएं और पुच्छल तारा, तो यहाँ पर जो उल्काएं होती हैं इनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक पार्ट की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उल्काएं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है कितने डिग्री सेल्सियस है भाई सूर्य की सतह का टेम्परेचर? ये अगर मैं आपको बात करूँ ना, नियर अबाउट 6000 डिग्री है। ठीक है, और ये 6000 डिग्री केल्विन में माना जाता है, यानी 6000 डिग्री केल्विन है फिर सूर्य की सतह का टेम्परेचर। वहीं अगर हम बात करें जो सूर्य की सतह है, बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात करें तो 5700 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस में 5700 डिग्री सेल्सियस है, तो नियर अबाउट हमारे पास 5000 है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बतानी है। तो इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो कितना है भाई? 149,600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य की कक्षा की अगर हम बात करें, वो एक वर्त ना होकर अंडाकार है और इसी दीर्घ अंडाकार पर, लंबे अंडाकार पर ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी। पृथ्वी जिस कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी भी वो भी आपका दीर्घवृत्तीय है, यानी एक लंबा सर्कल बनाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। भूगर्भीय समय पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न कालों में से कौन नहीं है? तो भूगर्भीय समय पर पैमाने की अगर हम बात करें तो मध्यजीवी में बात करें, देखो मध्यजीवी में आपके ट्राइएशिक भी आता है। अगर मध्यजीवी काल की बात करें तो वहाँ पर ट्राइएशिक भी आता है, जुरेशिक भी आता है और चाक में भी आता है। बट कार्बनीकरण ये आपका मध्यजीवी का पार्ट नहीं है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग ये आपका मध्यजीवी युग में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। जो अंतर तारकीय धूल परिकल्पना है उसको किसने दिया था भाई? तो उसको देने वाले थे ओटो शिमर्ड। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1949 में इन्होंने इस धूल परिकल्पना को दिया था। 1949 में ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना और जो मानी कि भाई जो भी प्लैनेट बने हैं वो आपके गैसों से बने हैं और धूल कणों से बने हैं, इन्होंने ये कहा था अपनी थ्योरी के अंदर। और इन्होंने ये भी माना कि जो ब्रह्मांड में आदिकाल से जो भी गैसें हैं, जो धूलकण हैं, जो फैले हुए हैं, उनकी उत्पत्ति उल्काओं से हुई है और तारों से हुई है। ठीक है, तो ओटो शिमिट ने दी थी ये अंतर तारकीय धूल परिकल्पना 1949 में दी थी। और इसमें यही माना था कि भाई जितने भी प्लैनेट बने हैं वो गैसों से बने हैं और धूल कणों से बने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसने कहा कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? तो ये जेम्स हटन ने कहा था और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जेम्स हटन का कथन है ये। इन्होंने एक थ्योरी दी थी एक रूपतावाद का सिद्धांत 1785 में एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने कहा था कि हमारे भूगर्भ में यानी जितनी भी चट्टानें बनी है, जितना भी कुछ बना, ये सब कुछ इतिहास में प्रत्येक काल में धीरे धीरे बनते आए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम चीज़ें बन गई है, काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ें बनती आ रही थी। ठीक है, तो ये इनका फेमस थ्योरी थी एक रूपतावाद का सिद्धांत, जो कि नेट में भी और पीजीटी में भी पूछी जाती है। 1785 में ये थ्योरी दी थी और वर्तमान भूत की कुंजी है ये भी कहा था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। नेब्यूलार चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या है? तो नेब्यूलार चक्रिका प्रतिमान में बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी अनसुलझी यानी सबसे बड़ा रहस्य जो कि नहीं समझ में आया वो था ग्रहाणु परिकल्पना। तो राइट आंसर रहेगा ग्रहाणु प्रतिमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी? ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी भाई? तो ग्रहाणु परिकल्पना देने वाले थे हमारे थॉमस
चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन महोदय ने दी थी ग्रहणु परिकल्पना, जो कि पीजीटी लेवल पर बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, चैम्बरलिन महोदय ने 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो 1905 में दी थी ये परिकल्पना। ठीक है, निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन का विचार था, निहारिका के जो चैम्बरलिन थे वो उनका कहना था कि भाई जो पृथ्वी की रचना है केवल उसी निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य से बना, बल्कि दो बड़े बड़े तारों के सहयोग से मिलकर बनी है पृथ्वी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। नेब्युलर परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है? देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना। तो अगर हम बात करें तो जो प्रमुख समस्या है वो है लाप्लाशियन का प्रतिमान। ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान थे लाप्लास, उन्होंने अपना मत दिया था 1796 में लाप्लास महोदय ने। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक भी दी थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, और इसमें उन्होंने कांट के अशुद्धियों को दूर करते हुए लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना में कुछ हाइपोथेसिस दी। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले एक विशाल तप्त निहारिका थी। यह निहारिका पहले से ही गतिशील थी, यह निरंतर शीतल होकर सिकुड़ती चली गई। ठीक है, तो ये सब कुछ माना था किसने? लाप्लास महोदय ने दिया था, कांट की अशुद्धियों को दूर करते हुए। ब्रह्मांड में पहले एक निहारिका थी और फिर निहारिका गतिशील थी, फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ती हो चली गई। तो ये नेब्युलर को मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में नेब्युला निहारिका को ही बोलते हैं, तो निहारिका परिकल्पना से रिलेटेड था ये। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो इसमें प्रमुख समस्या क्या थी? लाप्ला महोदय का प्रतिमान। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसने 1755 में नेब्युलर परिकल्पना विकसित की थी? किसने? तो भाई ये करने वाले थे इम्यूलियन कांट महोदय ने दी थी। मैंने अभी आपको बताया कांट महोदय ने दी थी नेबुला परिकल्पना, जिसमें लाप्लास महोदय ने कुछ सुधार किए थे 1755 में। ठीक है, 1755 में दी थी, इन्होंने लिखा हुआ भी है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में थी कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। कांट महोदय ने बताया था कि वायुव्य राशि परिकल्पना न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर रिलेटेड थी इनकी, कि पृथ्वी की उत्पत्ति आपके केंद्र अपसारी बल द्वारा, जब निहारिका है उससे अलग हुए ना जो भी पदार्थ, उन पर एक गांठ के रूप में जमकर धीरे धीरे ठोस होती चली गई। ठीक है, और जो पार्ट अवशिष्ट रह गया वो आपका सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया, जो पार्ट बच गया वो सूर्य के रूप में परिवर्तित होता चला गया। तो इस प्रकार ये आपकी निहारिका परिकल्पना दी गई थी कांट महोदय ने 1755 ईस्वी में। तो ये थे आपके आज के वीडियो के हमारे क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। कुछ दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर कोई अच्छी तैयारी करना चाहता है पीजीटी लेवल की, नेट लेवल की या आरपीएससी एग्ज़ाम की, तो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपका पेड कोर्स अवेलेबल है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।